बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डीएनए है ये होता क्या है। डीएनए जो होता है हमारे पास ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि डीएनए इज़ अ लीनियर अनब्रांच्ड डबल स्ट्रैंडेड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दूसरी बात हमारे पास ये है कि जो हमारे जितनी भी ऑल लाइफ प्रोग्राम होती है ना वो हमारे डीएनए में स्टोर होती है, और डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ये जो है ना ये अपने आप को मतलब एक्सप्रेस करता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, और मैसेंजर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन बनती है। और जो हमारे पास प्रोटीन होती है वो हमारे पास दो किस्म की होती है। मतलब ये कि ये हमारे पास एक डीएनए है, इसने खुद को एक्सप्रेस किया है आरएनए में, और आरएनए से हमारे पास बनती है प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये हमारे पास दो किस्म की प्रोटीन आती है। एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरी हमारे पास आती है फंक्शनल प्रोटीन। और इन दोनों प्रोटीन्स में जो भी इन्होंने फंक्शन करना होता है वो इस डीएनए में स्टोर होती है। जैसा कि हम डीएनए में स्टोर होती है। आज हम ये जो डीएनए है इसको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो डीएनए होता है इसमें हमारे पास पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो बॉन्डेड टुगेदर होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं और ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। जब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से मिलके बना होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना, नाइट्रोजनस बेस हमारे पास नाइट्रोजन कंटेंट कार्बन रिंग होती है, और उसमें ये जो कार्बन रिंग होती है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है या सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। जो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम प्यूरिन बोलते हैं, जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है उसको हम पैरिमिडीन बोलते हैं। और ये जो प्यूरिन है इससे हमारे पास एडिनिन बनता है और गुआनिन बनता है, और जो हमारे पास पैरिमिडीन है इसमें हमारे पास साइटोसिन और थायमीन बनता है। ये हमारे पास डीएनए की फॉर्म है। अगर हम आरएनए में आ जाए तो आरएनए में ये जो थायमीन है, थायमीन की जगह हमारे पास यूरासिल आ जाता है। फिर हम देखते हैं पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर क्या होता है? ये हमारे पास ये एक स्पेशल कार्बन होती है, स्पेशल 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होती हैं, स्पेशल 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर मॉलिक्यूल होती है, जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलके हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो हमारे पास पेंटोस शुगर है ना, ये हमारे पास दो फॉर्म में होती है। अगर ये हमारे पास आरएनए की है तो उसमें हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिसको हम राइबोज बोलते हैं। अगर ये डीएनए का होगा तो उसमें हमारे पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारे पास कार्बन नंबर किस पे आ जाता है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर आ जाता है, जो बाद में हमारे पास आगे जाके एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है। अब जब ये पेंटोस हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलती है तो इनसे मिलने के बाद हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स बन जाते हैं। अगर ये एडिनिन के साथ मिल जाए तो ये हमारे पास बना देती है एडिनोसिन। अगर ये ग्वानिन के साथ मिल जाए तो हमारे पास बना देती है ग्वानोसिन, और हमारे पास साइटोसिन से मिलने के बाद हमारे पास बनाते हैं सेटिडीन, और इसी तरह हमारे पास थायमिडीन बना देती है। और उसके बाद ये तो हमारे पास आ गया न्यूक्लियोसाइड, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है उसमें हमारे पास हमने जो देखा उसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। मतलब न्यूक्लियोसाइड को हमने न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि ये जो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स है ना इसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है। अगर हम एडिनोसिन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट के ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एटीपी बन जाएगा, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह ग्वानिसिन में करेंगे तो ये हमारे पास ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और थायमीन ट्राइफॉस्फेट में हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि जब भी हम अभी डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हम ये जो एक मॉलिक्यूल है इसको इस फॉर्म में यूज करेंगे। इसमें इस तरह होगा कि ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना ये हमारा फॉस्फेट को शो कराएगा, फॉस्फेट ग्रुप को शो कराएगा।
ये जो हमारा है ये हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस को शो कराता है, और ये जो हमारा ये हमारे पास पेंटोस शुगर को शो कराता है। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स तो बन के रेडी हो गया। अब इससे हमने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास इन सब न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम ये काम क्या करता है, ये हमारे पास डीएनए सिंथेसाइज करता है। मतलब मुख्तलिफ जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है ना, उनको अरेंज करके एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। और ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो बनाता है ये हमारे पास 5 to 3 होता है। और इसमें यह होता है, ये जो पॉलीमरेज है इसका काम ये होता है कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, हमने पीछे देखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो पॉलीमरेज है ये क्या काम करती है, उन फास्फेट को रिमूव करके एक न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट को हमारे पास दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन नंबर 3 के साथ एक बॉन्ड बनाती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। और जो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस वो कहाँ से होती है, 5 to 3 हो जाती है। और ये जो हमारे पास डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक होता है, अगर 5 to 3 है तो हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 3 to 5 होगा। और उसमें भी यही सिस्टम होगा, वो इसका एंटी पैरेलल होगा। और जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर का दूसरे के साथ जो हमारे पास दरमियान में बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस बॉन्ड बनाते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से वीक होता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और उसमें ये होता है कि जब हम इसको डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर की। इस तरह के स्ट्रक्चर में। और इसमें हमारे पास यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ये हमारे पास 360 का एंगल होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि इसमें ग्रूव आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक है, एक ग्रूव यहाँ पे है। एक ग्रूव जो है ना, एक साइड पे हमारे पास ग्रूव जो आएगा ना वो हमारे पास मेजर ग्रूव आएगा। और जो दूसरा होगा ना, जैसे यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, माइनर ग्रूव। ये जो ग्रूव है ना ये हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसी ड्रग्स हैं जो इन ग्रूव पे आके अटैच होती हैं। और ये जो हमारा डीएनए है ना इसकी ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन को वो रोक देता है। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको ओपन नहीं होने देता, जिससे हमारे पास जो डीएनए की रेप्लिकेशन है या आरएनए सिंथेसिस है वो रुक जाता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रग है एंटी कैंसरस जो यहाँ पे आके अटैच होती है माइनर पे, उसका नाम है हमारे पास है डेक्टिनोमाइसिन। ये काम क्या करती है, ये हमारे पास आके ये माइनर ग्रुप पे आके अटैच होती है और यहाँ से डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसको रोक देती है। फिर हमने देखा है कि पीछे हमारे पास था पॉलीमरेज जिसका काम था डीएनए मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करना। फिर हमारे पास एक और एंजाइम आ जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम ये होता है कि ये जो होता है ना, ये हमारे पास ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ना है इसको ब्रेक डाउन करना। और हमारे पास ये दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियस है डीएनए का तो उसको हम बोलते हैं डीएनए न्यूक्लियस। और अगर ये आरएनए का है तो इसे हम बोलते हैं आरएनए न्यूक्लियस। मजीद ये दोनों फिर इनके मजीद एक किस्म के और ब्रांचेस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास एक आ जाता है कि एंडोन्यूक्लियस और जो दूसरा हमारे पास आ जाता है वो होता है एक्सोन्यूक्लियस। ये जो एंडोन्यूक्लियस है इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये हमारे पास बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है
यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, किसी भी जगह से एंडोन्यूक्लियस हमारे पास बॉन्ड को तोड़ देगा। लेकिन जो हमारे पास आ जाता है कि एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का काम ये होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड को तोड़ेगा। पहले एक को तोड़ेगा, इसको तोड़ के बाहर करेगा, फिर इसके बाद इसको तोड़ेगा। ये इस तरह नहीं है कि 2-3 को साथ में तोड़ेगा, ये अलग अलग एक एक करके तोड़ेगा एक्सोन्यूक्लियस। फिर हम देखते हैं कि पीएच और टेम्परेचर का हमारे डीएनए के ऊपर, डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या असरअंदाज होता है। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास एक डीएनए स्ट्रक्चर है, उसमें हमने पीएच उसकी चेंज किया है, तो पीएच चेंज होने से पीएच चेंज होने से हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है दो हेलिक्स के दरमियान में। मतलब ये हमारे पास, फर्ज करें ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये हमारे पास मतलब स्ट्रक्चर है, इनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फर्ज करें ये हमारे पास आ गया जी एडिनिन, थायमिन, थायमिन एडिनिन आ गया, ये साइटोसिन, गुआनिन आ गया, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी एडिनिन, थायमिन, थायमिन एडिनिन, थायमिन एडिनिन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। इसमें ये होता है कि जब पीएच चेंज होती है, पीएच के चेंज होने से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है पीएच के चेंज होने से। मतलब ये है कि इसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो हमारे पास ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, दो डबल हेलिक्स है, इसमें एक सिंगल हेलिक्स, एक ये है, एक सिंगल ये है, एक ये है। इसमें ये होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये मुख्तलिफ होती है। जो हमारे पास एडिनिन और थायमिन के दरमियान बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जो हमारे पास साइटोसिन और गुआनिन होगी ना, इनके दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है। एडिनिन और थायमिन का जो बॉन्ड है वो वीक है साइटोसिन और गुआनिन के बॉन्ड से। तो आगे हमारे पास टेम्परेचर, पीएच के चेंज से क्या आएगा, पीएच की चेंज से हमारे पास इसका जो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है इससे क्या असरअंदाज होता है। टेम्परेचर में ये होता है कि इससे हमने अगर पीएच की उसकी डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो हमें वो टेम्परेचर से मिलेगा। वो कुछ इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर, ये हमारे पास एक बेकर है, इसमें जब हम डीएनए को इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, और हमारे पास ये लिक्विड है, जब इसको थोड़ी सी हीट देते हैं ना, हीट देने से इस तरह होता है कि जैसे ही इस लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने से हमारे पास इस तरह होता है कि ये जो डीएनए है ना, ये डबल बॉन्ड, मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से फिर हमारे पास जो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल में चेंज हो जाता है। और इसमें जो ये एडिनिन और थायमिन की है वो चेंज होगी मेल्टिंग पॉइंट, और हमारे पास जो गुआनिन और साइटोसिन की है वो चेंज होगी। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये जो हमारे बॉन्ड हैं ये हाफली ब्रेक डाउन हो जाए, वो हमारे पास क्या आ गई, मेल्टिंग टेम्परेचर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए जो हमारे पास होता है, डीएनए हमारे पास 3 फॉर्म में होता है। एक हमारे पास आ जाता है जी ए फॉर्म का डीएनए होता है, जो दूसरा आ जाता है हमारे पास आ जाता है बी फॉर्म डीएनए, जो तीसरा हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जी जेड फॉर्म डीएनए। अब जब हम डीएनए के फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें जब फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो डीएनए है ना, इसमें मुख्तलिफ जगह पे डीएनए के मुख्तलिफ शेप्स होंगे, मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम ए फॉर्म की बात करें तो ये जो हमारा ए फॉर्म होता है, इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो होता है ये राइट हैंड ट्विस्टिंग होता है। ये हमारे पास नंबर 1 आ जाता है, राइट हैंड ट्विस्टिंग होता है।
और दूसरा ये जो बॉन्ड होता है ये स्लाइटली डिहाइड्रेट स्टेट में होता है, डिहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है राइट हैंड, ए जो होता है ए फॉर्म में। और जो हमारे पास तीसरा आ जाता है ये डीएनए, और डीएनए मतलब डीएनए की डीएनए से रेप्लिकेशन बन रही होगी उस टाइम देखने को मिलेगा, या डीएनए से जब आरएनए बन रहा होगा तो उस टाइम हमें देखने को मिलेगा। और जो तीसरी चीज होती है ना, इसमें हमारे पास ये जो मतलब 360 डिग्री का टर्न होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 360 डिग्री का एक एंगल बनाती है। और इस एंगल में जो ए फॉर्म डीएनए है ना, इसमें हमारे पास 11 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और ये जो हमारे पास सेंट्रल एक्सेस है, इसके दरमियान में से मूव कर लीजिए, हमारे पास आ गया ये सेंट्रल एक्सेस। और इस सेंट्रल एक्सेस के ये हमारे पास क्या होगा, 50 to 20 डिग्री के एंगल पे होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या होता है कि जो बी फॉर्म होता है ये हमारे पास सेम ए फॉर्म की तरह राइट हैंड ट्विस्टिंग होगा, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोस्ट अबंडेंट होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना मोस्ट अबंडेंट कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके बाद हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ हमें डीएनए में देखने को मिलता है, ये ओनली डीएनए में देखने को मिलता है। और इसमें ये जो 360 डिग्री का टर्न है, इसमें हमारे पास एक टर्न में तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। लास्ट हमारे पास कौन सा बच जाता है, जी फॉर्म। जी फॉर्म में हमारे पास इस तरह होता है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड ट्विस्टिंग होता है, और उसके बाद ये जिगजैग एरिया में आता है, और बहुत ही टाइटली मतलब बहुत ही टाइटली ये आपस में मिले हुए होते हैं। और इसमें ये होता है कि ये जो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास ये 12 आ जाते हैं, 12 न्यूक्लियोटाइड एक में आ जाते हैं। और जब ये आ जाता है इसमें ये होता है कि ये स्पेशल सिग्नल होता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो अभी हम लिखते हैं कि हमारे पास जो ए फॉर्म है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, इसमें हमारे पास 11 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं 360 के टर्न में। और जो हमारे पास बी फॉर्म है, बी फॉर्म में हमारे पास कितने आ जाते हैं, बी फॉर्म में हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। लास्ट है हमारे पास जी फॉर्म। जी फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं 12 न्यूक्लियोटाइड्स।